तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी हिंदी में पेडागोजी आएगी सीटेट के पेपर में 15 मार्क्स की। उसके लिए सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी की पेडागोजी, यानी कि हिंदी की पेडागोजी में क्या क्या किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, उसकी थ्योरी को किस प्रकार से कंप्लीट करने के बाद हिंदी की पेडागोजी करने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हिंदी की पेडागोजी है उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है भाषा, यानी कि लैंग्वेज। जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है उसे किस प्रकार से किस तरीके से बच्चे को समझाना है, वो होती क्या चीज है, उसके बारे में जो भी कॉन्सेप्ट है सबसे पहले उसे क्लियर करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी की पेडागोजी में भाषा के बारे में, यानी कि लैंग्वेज के बारे में कि हिंदी लैंग्वेज होती क्या है। तो जो हिंदी की भाषा है, तो जो भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक होती है, यानी कि जो हमारी लैंग्वेज होती है वो सबसे पहले जो उसका फर्स्ट रूप होता है वो होता है मौखिक। यानी कि जब भी हम किसी भी जो हमारी चाहे भाषा हिंदी हो, चाहे हमारी भाषा संस्कृत हो, चाहे कन्नड़ हो, तेलुगु हो, कोई भी भाषा हो, तो जो हमारे भाषा का सबसे पहला रूप होता है वो होता है उसका मौखिक रूप। यानी कि सबसे पहले जब एक बालक भाषा को अर्जित करता है या भाषा का अर्जन करता है तो वो उसे सबसे पहले मौखिक रूप में करता है। उसके बाद बात करते हैं भाषा जो है वो स्वतंत्र होती है, इसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जो लैंग्वेज होती है वो होती क्या चीज है? लैंग्वेज वो प्रक्रिया है, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। उसके बाद में जो भाषा होती है उसके द्वारा जो हमारे मन में थॉट्स चल रहे होते हैं, जो हमारे माइंड के अंदर जो हमारे मन में, यानी एक दूसरे से कम्युनिकेशन बिठाने के लिए जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी अपनी बातें किसी दूसरे को बताते हैं, किसी दूसरे की बातें खुद सुनते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, उसी प्रक्रिया में यानी कि अपनी विचारों का, अपनी भाषा का, अपने शब्दों का आपस में आदान प्रदान जब करते हैं तो वो करते हैं भाषा के द्वारा। यानी कि जब भी हमें किसी से किसी भी टाइप की कोई भी बात कहनी होती है तो वो भाषा के माध्यम से करते हैं। उसके बाद बात करते हैं भाषा के माध्यम से हम सोचते हैं व चिंतन करते हैं, यानी कि हमारे जो माइंड में किसी भी टाइप का चिंतन चलता है, किसी भी चीज को, किसी भी विचार को जब हम अपने दिमाग में लेके आते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो अहम रोल निभाता है वो होता है भाषा। यानी कि जब हम किसी भी चीज को सोचते हैं, किसी भी चीज को समझते हैं तो वो भाषा के ही द्वारा सोचते हैं। बिना लैंग्वेज के किसी भी चीज का चिंतन करना, किसी भी चीज के बारे में सोचना समझना ये पॉसिबल नहीं होता है। यानी कि तो जब हम किसी भी चीज का चिंतन करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो भाषा होता है। यानी कि जब हमारे सामने कोई समस्या आती है और हम उस चीज के बारे में चिंतन करते हैं तो वो किसके माध्यम से करते हैं? भाषा के माध्यम से। उसके बाद बात करते हैं जो भाषा है वो अस्थिर होती है, जिसमें हमेशा बदलाव होता रहता है। यानी कि किसी भी एक जगह पे भाषा का एक रूप नहीं रहता है। अगर हम 10 किलोमीटर दूरी पे चल के जाएं या 20 किलोमीटर दूरी पे चल के जाएं तो जैसे जैसे क्षेत्र बदलता जाता है, जैसे जैसे हम थोड़े आगे जाते जाते हैं, जैसे चलने की प्रक्रिया में, यानी सांस्कृतिक वातावरण में देखा जाए, भौगोलिक वातावरण में देखा जाए तो थोड़ी दूरी पे जाने पे इस लैंग्वेज में चेंजेस आते रहते हैं। यानी कि भाषा अस्थिर होती है, इसमें बदलाव होते रहते हैं। यानी कि यहाँ किसी भी प्रकार की भाषा बोली जा रही है, थोड़े आगे जाएंगे वहां किसी अलग टाइप की भाषा, यानी वहां की भाषा कुछ और होगी। भाषा में कहीं ना कहीं उसके बोलने में, उसके शब्दों में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है जो भाषा होती है वो अस्थिर होती है, यानी कि वो स्थिर नहीं होती है, वो उसमें चेंजेस आते रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं भाषा अर्जित व सीखा हुआ व्यवहार होती है। यानी कि जो भाषा है, जो जैसे कि हम अपनी मातृभाषा सीखते हैं तो हम अपने माता पिता के द्वारा, अपने पेरेंट्स के द्वारा, अपने आसपास के वातावरण में जो लोग रह रहे हैं उनके द्वारा उसको अनुकरण करके उसका अर्जन करते हैं। यानी तो जो भाषा होती है वो क्या होता है? एक अर्जित व्यवहार होता है। उसके बाद बात करते हैं जो बच्चों के स्कूल व घर की भाषा में समरूपता होनी चाहिए। यानी कि जब एक बच्चा लैंग्वेज को सीखता है, जब एक बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर करता है तो उसकी जो घर की भाषा है, यानी जो माहौल उसे लैंग्वेज के थ्रू घर में मिला है, समथिंग वही माहौल उसके स्कूल में होना चाहिए। यानी कि जो उसकी मातृभाषा है, जो उसकी स्कूल की भाषा है, उन दोनों में कहीं ना कहीं समरूपता देखने के लिए मिलनी चाहिए। क्योंकि जब बच्चा प्राइमरी लेवल पर स्कूल में जाता है तो अगर उन सभी लैंग्वेज में जब एक दूसरे से दोनों कम्युनिकेशन बिठा पाएंगे, जब दोनों लैंग्वेज है तो बच्चे को उसे सीखने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। उसके बाद बात
करते हैं, भाषा का सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है, यानी कि जो लैंग्वेज होती है वो सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है। किसी कल्चर की कोई भाषा होती है, किसी कल्चर की कोई भाषा होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, वो सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है। भाषा सीखने के लिए बोर्ड, चार्ट, होर्डिंग भी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे हम जब लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसको सीखने का एक तरीका ये भी होता है कि जैसे कि हमने देखे हैं कई बार सड़कों पर, मतलब जो रोड साइड होती है उन पर कहीं ना कहीं होर्डिंग लगे होते हैं, कहीं ना कहीं चार्ट, बैनर, पोस्टर, जो चीजें लगी होते हैं, तो उनमें भी जो लैंग्वेज लिखी होती है, तो उसके द्वारा भी हम कई शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम सीखते हैं। यानी कि तो जो चार्ट हैं, जो बोर्ड हैं, जो होर्डिंग्स हैं, जो हमारे वातावरण में, बाहर के माहौल में लगे हैं, घर में किसी प्रकार का होर्डिंग लगा हुआ है, तो उन सभी चीजों को देखकर, उनको पढ़कर हम भी भाषा का अर्जन करते हैं। उसके बाद बात करते हैं, जो भाषा होती है वो नियमबद्ध व्यवस्था है, यानी कि जब भाषा को सीखते हैं तो उसे नियमबद्ध व्यवस्था है, जो लैंग्वेज है उसे एक नियम के रूप में सीखा जाता है। यानी कि जैसे कि बच्चा छोटा है, प्राइमरी लेवल का है, तो उसे किस स्तर तक भाषा सिखानी है, वो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो उसे किस स्तर तक सिखानी है। यानी कि तो जो लैंग्वेज है उसमें नियमबद्ध व्यवस्था है, वो बच्चे के एज के अकॉर्डिंग, उसके विचारों के अकॉर्डिंग, यानी बच्चे ने जितनी चीजों का अर्जन कर लिया है उसके हिसाब से वो उसके नियमों के हिसाब से चेंज होती रहती है। उसके बाद बात करते हैं, जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। यानी कि जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें अगर क्वेश्चन सीटेट में ये आता है कि संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है, तो वो किया गया है 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है, तो वो किया गया है 22 भाषाओं का वर्णन। उसके बाद बात करते हैं, जो हिंदी है वो हमारी राजभाषा है। इस चीज को लेके कई बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो चुकी है, कई बार इन चीजों पर विवाद हो चुका है। जो कि हिंदी है वो हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा, यानी कि वो एक बोलचाल की लैंग्वेज है, जो कागजी कार्रवाई की जाती है उसकी लैंग्वेज नहीं है। यानी कि तो जो हिंदी है वो हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, यानी कि इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। हिंदी है वो हमारी राजभाषा है। कई बार सीटेट में इस क्वेश्चन को डिट्टो पूछ लिया गया है कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, तो उसमें ऑप्शन में दे दिया जाता है, तो उसमें हिंदी अगर ऑप्शन में होती है तो हिंदी ऑप्शन में नहीं लगानी है, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। और हिंदी में कितनी लैंग्वेज है, जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी लैंग्वेज के बारे में वर्णन किया गया है हमारे संविधान में, तो वो किया गया है 22 भाषाओं का वर्णन। यानी संविधान की 8वीं अनुसूची में जो लैंग्वेज का वर्णन किया गया है वो है 22। उसके बाद बात करते हैं भाषा अर्जन व भाषा अधिगम, यानी कि भाषा अर्जन क्या होती है और भाषा अधिगम क्या होती है। तो जो भाषा अर्जन है वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी कि नेचुरल प्रोसेस है। जब हम किसी भी भाषा को सीखते हैं, तो जब हम उसे प्राथमिक स्तर पर सीखते हैं, तो जब बच्चा छोटा होता है, जब वो भाषा सीखता है, तो उसको बोलते हैं भाषा अर्जन। उसके बाद जो भाषा अधिगम होता है वो बोलते हैं सेकंड लैंग्वेज को। जब बच्चा, जैसे कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, अगर बच्चा उसे अनुकरण के माध्यम से सीख रहा है तो वो भाषा का अर्जन कर रहा है। जैसे कि हमारी सेकंड लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज वो सीख सकता है सेकंड में, जो हिंदी के अलावा है, यानी कि हमारी मातृभाषा के अलावा है। जैसे हमारी लैंग्वेज हिंदी है तो हमारी मातृभाषा हिंदी हो गई, जैसे किसी की कोई और है, तो मातृभाषा के अलावा जब बच्चा किसी द्वितीय भाषा को सीखता है, सेकंड लैंग्वेज को सीखता है, तो उसको बोलते हैं भाषा अधिगम करना। उसके बाद बात करते हैं, जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, जो उसकी भाषा अर्जन की प्रक्रिया होती है वो अनुकरण के माध्यम से पूरी हो जाती है। बच्चा अपने माता पिता के द्वारा अनुकरण करके जब भाषा सीखता है तो वो भाषा अर्जन कहलाती है। उसी प्रकार से जो सेकंड लैंग्वेज को जब बच्चा सीखता है, जब भाषा अधिगम में बच्चा आता है, तो उसके लिए नियम व व्याकरण की व्यवस्था की गई है। बच्चे को पहले नियम, व्याकरण, उसकी थ्योरी सब कुछ पढ़ना पड़ता है। जैसे कि अगर बच्चे को इंग्लिश सीखनी है तो उसके लिए उसे टीचर की भी व्यवस्था चाहिए, गाइडों की भी व्यवस्था चाहिए, बच्चे को बुकें भी चाहिए, बच्चे को एक अच्छा माहौल चाहिए, यानी कि ताकि वो सेकंड लैंग्वेज को अर्जित कर पाए। उसके बाद बात करते हैं, जो भाषा अर्जन है वो परिवार में होता है और जो भाषा अधिगम है वो विद्यालय में होता है। जब बच्चा प्राइमरी लेवल पे होता है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, तो जब वो भाषा का अर्जन करता है तो वो अपने परिवार में रह के करता है। जब बच्चा सेकंड लैंग्वेज को सीखता है, यानी कि जब भाषा का अधिगम करता है, तो वो उसे विद्यालय में जाके पूरा होता है, यानी कि वो उसे स्कूल के माहौल में मिलता है। उसके बाद बात करते हैं, जो भाषा अर्जन है उसकी प्रक्रिया सहज होती है, यानी कि बहुत ही आसान प्रोसेस होता है, उसे वो अनुकरण के माध्यम से सीख लेता है।
और जो भाषा अधिगम है उसकी प्रक्रिया में उसे प्रयास करने पड़ते हैं, उसे उसके अधिगम के लिए काफी सारी प्रोसेसों से गुजरना पड़ता है। जब वो भाषा का अधिगम करता है तो उस टाइम बच्चे को काफी प्रयास करने पड़ते हैं, उसके लिए उसे उसके संसाधन जुटाने पड़ते हैं, उसके बाद वो भाषा का अधिगम कर पाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भाषा अर्जन है वो उसे एक तरीके से अपनी मातृभाषा को सोच लो कि हमें किस प्रकार से सीखनी है। उसके लिए हमें प्राकृतिक वातावरण चाहिए, अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, सहज रूप से सीखते हैं और परिवार के माहौल में सीखते हैं। और जो भाषा अधिगम है उसे बालक उसे सेकंड लैंग्वेज को जैसे सीखता है तो उसके लिए उसे नियम या व्याकरण की उसकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद उसे उसके लिए विद्यालय का माहौल चाहिए। उसके बाद उसे उसके लिए कई प्रकार के एफर्ट्स चाहिए होते हैं, उसे प्रयास करने पड़ते हैं। अब बात करते हैं जो भाषा कौशल होते हैं वो क्या होते हैं, जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं वो क्या चीज होती हैं। तो सबसे पहले जैसे बोलते हैं बोलना और लिखना, कई बार पेपरों में आता है जैसे कि लिखना किस प्रकार का कौशल है, अभिव्यक्तात्मक है या ग्रहणात्मक है, यानी कि जो बोलना है वो किस प्रकार का कौशल है। तो जब हम बात करते हैं किसी भी चीज को जब हम बोलते हैं तो उसे सामने वाले को समझा रहे होते हैं। जब हम किसी बात को बोलते हैं तो वो दूसरे तक वो विचार पहुंच रहे होते हैं। जब हम किसी चीज को लिख रहे होते हैं तो उन विचारों को लिखने के माध्यम से भी किसी दूसरे तक पहुंचाया जा रहा होता है। तो बोलना और लिखना ये दोनों जो कौशल होते हैं वो होते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल, यानी कि दूसरे को उस चीज की अभिव्यक्ति की जा रही है, दूसरे को वो चीजें समझाई जा रही हैं। उसके बाद बात करते हैं सुनना और पढ़ना। जब हम किसी चीज को सुनकर ग्रहण करते हैं या फिर किसी चीज को पढ़कर ग्रहण करते हैं, जैसे हम किसी बुक्स को पढ़ते हैं उसके बाद जो उससे हमें अधिगम होता है उस चीज को जब हम ग्रहण करते हैं तो वो कैसा कौशल होता है, वो होता है ग्रहणात्मक कौशल, यानी कि किसी चीज को ग्रहण करना है, चाहे वो सुनकर करो चाहे वो पढ़कर करो, तो उसको बोलते हैं ग्रहणात्मक कौशल। और जब हम किसी चीज को दूसरे तक पहुंचाते हैं अपने विचारों को तो वो पहुंचाते हैं या तो बोलकर या फिर लिखकर, तो वो होते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल। कई बार सीटेट में क्वेश्चन आया है अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं, ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं। तो बोलना और लिखना दोनों है अभिव्यक्तात्मक कौशल, सुनना और पढ़ना दोनों है ग्रहणात्मक कौशल। तो ये थी हिंदी पेडागोजी के कुछ पार्ट्स। इसके बाद में जो भी इसका सेकंड पार्ट है उसे बहुत जल्द लेके आएंगे। तो इसी प्रकार की डिटेल में वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ये चीज जरूर बताइए कि आपको किस टाइप की वीडियो में मतलब इन वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी नजर आ रही है या आपको किस टॉपिक पर कौन सी वीडियो किस प्रकार से चाहिए। तो अभी के लिए हिंदी पेडागोजी के लिए फिलहाल इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 हिंदी पेडागोजी का बहुत जल्द लेके आएंगे।